जय हिंद। ये इकोनॉमिक्स का प्रीवियस क्वेश्चन है। देखिए भाई, सिंपल सी बात है कि लक्ष्य को पाने के लिए ना आपको मेहनत के साथ साथ आपको अनुशासन भी रहना पड़ेगा। जब तक आप अनुशासन में नहीं रहिएगा ना, तब तक काफ़ी ज़्यादा असंभव लगेगा, क्योंकि सफल व्यक्ति वही बनता है जो अच्छे तरीके से टाइम को मैनेज कर पाता है। जितने अच्छे तरीके से आप टाइम को मैनेज कीजिएगा, उतना जल्दी आप सफल बन पाइएगा। हर किसी के बात यही होता है, ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति के साथ में होता है। तो खुद को अनुशासन में रखिए, जितना ज़्यादा अनुशासन में रखिएगा उतना जल्दी आप अच्छे इंसान भी बन पाइएगा। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं देर नहीं करते हुए। क्या बोला गया है, अब प्रीवियस क्वेश्चन पर आपको कमांड करना पड़ेगा। ऐसे पता चल पाएगा कि क्या हमें पढ़ना है और क्या छोड़ना है। ठीक है, आपको पीएचडी करके नहीं बैठना है, आपको एग्जाम क्रैक करना है। चलिए शुरुआत करते हैं। क्या बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सी एक लघु उद्योग की समस्या नहीं है। लघु उद्योग समझते हैं? लघु उद्योग बोलने का मतलब क्या होता है? कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग मतलब समझ में आता है? कुटीर उद्योग, ठीक है। कुटीर उद्योग उसे कहते हैं जिसमें मियाँ बीबी और टे लगा हुआ रहता है। अच्छा, ये मियाँ बीबी टे का होता है? जैसे में बाल बच्चा सब लगा हुआ है, औरत मर्दाना सब अपना घर के लगे हुए व्यक्ति जो रहते हैं ना, उसको उसको कुटीर उद्योग कहते हैं। जैसे मैं मान करके चलिए कि जैसे में आप कोई व्यक्ति सूप बना रहा है, सूप जो होता है फटकने वाला वो बना रहा है, तो उसमें उसकी वाइफ भी लगी हुई है, उसके बाल बच्चे भी लगे हुए हैं। या कोई मौनी बना रहा है, मौनी समझते हैं? जो हम लोग की तरफ में उसको मौनी बोला जाता है, ठीक है। या और भी कोई सामान जो होते हैं वो बना रहा है, पंखा बना रहा है हाथ से डुलाने वाला, तो उसमें घर के सदस्य जो लगे हुए रहते हैं ना, उसको बोलते हैं कुटीर उद्योग। अब देखिएगा, एक कुटीर उद्योग को जब इतना तक तो आप समझ में आ गया। अब कुटीर उद्योग में क्या आपको समस्या नहीं लगता है? सो देखिएगा, क्या इसको पैसा की कमी नहीं होता है? यानी हम लोग एक तरह से नॉर्मल व्यक्ति हैं, तो नॉर्मल व्यक्ति अगर कंपनी स्टार्ट करना चाहेगा तो हम लोग स्टार्ट करना चाहेंगे तो कुटीर उद्योग स्टार्ट करेंगे। तो क्या वित्त की क्या कमी नहीं होगा? वित्त मतलब कि फाइनेंस यानी पैसा की कमी नहीं होगा? तो कहिए कि हाँ, पैसा की तो कमी होगा, क्योंकि पैसा की कमी है इसलिए तो कुटीर उद्योग स्टार्ट किए हैं। तो कहिए कि हाँ, पैसा की तो कमी होगा। अच्छा, और विपणन की बात करते हैं। यहाँ पे विपणन दिया गया है। ये विपणन क्या होता है? पहले विपणन को समझते हैं कि विपणन क्या होता है। जैसे मैं एडवर्टाइजमेंट की बात कर जा रहा है, अब हमें, मेरे पास तो पैसा की पहले से ही प्रॉब्लम है, एडवर्टाइजमेंट हम कहाँ से कर पाएंगे? अगर जो कंज्यूमर मेरा है, जो मेरा उपभोक्ता है, उसको हम क्या सही समय पर सामानों को प्रोवाइड करा पाएंगे? अगर मान लीजिए कि आज हम जहानाबाद में आप कोई प्रोडक्ट को उत्पादन कर पा रहे हैं और उसको पटना से मांग रहे हैं, तो क्या उसको सही समय पर उसको आप दे पाइएगा? तो कहिए कि नहीं भैया, सही समय पर कैसे दे पाएंगे? जो बड़ी कंपनी होगी, जो बड़े बड़े जो कंपनियां हैं, वो तो तुरंत उसको दे देगी, यानी उसके पास तो सभी चीज का साधन है। तो कहिए कि इसको एडवर्टाइजमेंट, विपणन में सभी चीज आ जाते हैं। जैसे में उपभोक्ता को समय पर पहुंचाना, प्रचार करना, और उसके जो जो भी और भी जो चीजें उसमें शामिल होती है, ये सभी विपणन में शामिल किए जाते हैं। ठीक है, इसको मार्केटिंग, आप इसको एक तरह अंग्रेजी में इसको मार्केटिंग बोल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तीसरी बात है कच्चा माल। तो क्या कच्चा माल हम लोग को आसानी से उपलब्ध हो जाएगा? कहिए कि नहीं, कच्चा माल भी बहुत मुश्किल से उपलब्ध होता है। लेकिन बहुराष्ट्रीय कंपनी है, जो अच्छा लेवल की कंपनी है, जिसके पास पैसा बहुत सारा है, उसको तो हर चीज इजीली मिल जाता है। तो कहिए कि ये सभी के सभी चीज कच्चा उद्योग के लिए कहिए तो कहिए कि समस्या पैदा करता है। ठीक है, यानी कुटीर उद्योग के लिए क्या कर रहा है? समस्या पैदा कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो अब यही क्वेश्चन होंगे, अब हमें अब समझाना है। अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं। कौन सी लघु उद्योगों की समस्या नहीं है? विपणन। विपणन भी तो समस्या है। अभी मार्केटिंग तो हमने बताया कि मार्केटिंग क्या है, समस्या है कुटीर उद्योग के लिए। जो बड़े कंपनियां हैं उसके लिए कोई समस्या नहीं है। विराट कोहली के पकड़ेगा, फलना 1 करोड़ देंगे, 2 करोड़ देंगे, एक बार प्रचार कर दीजिए। आप या हम लोग किसको पकड़ कर प्रचार करवाइएगा? ठीक है। दूसरी बात है वित्त की, पैसा की कमी नहीं है, हम लोग के पास में पैसा की कमी है। तो ये भी सही है कि क्या होगा कि वित्त की भी कमी है, विपणन की भी कमी है, कच्चा माल की भी कमी है। ठीक है। और लेकिन पूछा क्या गया है कि नहीं है, कौन सा नहीं है? तो देखिएगा, हड़ताल एवं तालाबंदी क्या है? ये समस्या है? तो कहेगी नहीं, ये तो समस्या नहीं है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। तो देखिएगा, इकोनॉमिक्स एक ऐसा सेक्शन है ना कि आपको रटना नहीं पड़ेगा, रट के चलिएगा ना, तब कितना आगे बढ़ पाइएगा। बैसाखी के सहारे रेस नहीं जीते जाते हैं। ठीक है, आपको रेस जीतने के लिए बैसाखी को छोड़ना पड़ेगा। समझ रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए समझते हुए आगे बढ़िएगा, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। और इसको अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, जो चैनल का नाम है सर्च कर लीजिएगा, वहां से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है, अब देखिएगा, इकोनॉमी जैसे जैसे बढ़ेगा, किसी भी देश की अगर हम बात करते हैं तो 3 सेक्टर में बांटा गया है जो उसका विकास होता है। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर।
तीन क्षेत्र है ना। प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या आता है, तो कहिए कि आपको कृषि आ जाएगा, मत्स्य पालन आ जाएगा, फिर उसके बाद में मत्स्य पालन हो गया, फिर उसके बाद में आप क्या कह सकते हैं उसको, मछली पालन, पशु पालन, फिर उसके बाद में खनन, उत्खनन, ये सभी चीजें, यानी सीधा सीधा कहने का मतलब जो इन्वायरमेंट से संबंधित है, जिससे कच्चे माल की हम प्राप्ति कर सकते हैं, वो किस में आएगा, तो वो इसी में आएगा, प्राइमरी सेक्टर में आएगा। सेकेंडरी सेक्टर में यानी कच्चे माल पर निर्भर होता है, यानी हमें बिस्किट बनाना है तो बिस्किट बनाने के लिए हमें गेहूं की आवश्यकता होगी, तो अब हम ये सेकेंडरी सेक्टर जो है वो कच्चे माल पर निर्भरता है, तो उसको सेकेंड, जैसे इसमें आप इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कह सकते हैं, इसको औद्योगिक क्षेत्र भी इसे बोला जाता है, ठीक है। निर्माण, विनिर्माण, जैसे मैं फैक्ट्री खोल दिया आपने, ठीक है, लोहे का फैक्ट्री खोल दिया, सीमेंट का फैक्ट्री खोल दिया, तो ये सभी के सभी आपको सेकेंडरी सेक्टर में देखने को मिल जाएगा। टर्शियरी सेक्टर में कौन आता है, तो टर्शियरी सेक्टर में आ जाएगा टिचिंग लाइन आ जाएगा, वकील आ जाएगा, डॉक्टर आ जाएगा, सरकारी नौकरी बाबू अब कहलाइएगा, वो सब टर्शियरी सेक्टर में आते हैं। तो अब देखिएगा जैसे 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 एक देश को अगर डेवलपमेंट करना है ना, तो सबसे पहले उसको जानते हैं कहां से गुजरना चाहिए, प्राइमरी सेक्टर से गुजरना चाहिए। प्राइमरी सेक्टर अगर उसको डेवलप हो गया, फिर उसके बाद में सेकेंडरी सेक्टर पर जाना चाहिए, ठीक है, और फिर सेकेंडरी सेक्टर उसको डेवलप हो गया अच्छे तरीके से, तब उसको टर्शियरी सेक्टर पर जाना चाहिए। अगर इस तरह से उस देश का विकास हो रहा है, तब समझिए कि उस देश का स्थिति काफी बढ़िया है, इकोनॉमी उसका काफी मजबूत रहेगा, लंबे समय तक मजबूत रहेगा। लेकिन अगर कोई देश ऐसा भी तो हो सकता है कि प्राइमरी सेक्टर से डायरेक्ट टर्शियरी सेक्टर पर तो जंप नहीं मार सकता है, तो कहे कि हाँ बिल्कुल मार सकता है। इंडिया हमारा जैसा एग्जांपल आप देख लीजिए, हमारे देश में सेकेंडरी सेक्टर का विकास हुआ है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है, समझ गए। लेकिन टर्शियरी सेक्टर का विकास बहुत ज्यादा हो गया है, ठीक है, टर्शियरी सेक्टर में बहुत ज्यादा विकास हो गया है। आज खुद आप जानते होंगे कि जो भारत का जो जीडीपी है, ये सबसे ज्यादा योगदान किसका है, तो टर्शियरी सेक्टर का ही योगदान है। तो समझ रहे हैं, तो क्या होगा, विकास होगा, ऐसा बात नहीं कि विकास नहीं होगा, होगा विकास, इसमें भी होगा। चलिए अब क्या होगा कि अब टर्शियरी सेक्टर से भारत किसमें इन करने के लिए तरस रहा है, तो इसमें भी तरस रहा है ना। जैसे में अब मोदी जी जाते हैं बाहर, कहते हैं कि हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कीजिए, काहे के लिए कर रहे हैं ऐसा, इसीलिए ये सेकेंडरी सेक्टर को डेवलप करने के लिए। अब समझ में आ रहा है मामला क्या हो रहा है। सो यही, जब तक सेकेंडरी सेक्टर को डेवलप नहीं कीजिएगा तब तक कैसे चलेगा, जितना होना चाहिए था सेकेंडरी सेक्टर का डेवलप, वो हमारे देश में उतना नहीं हुआ है, समझ गए। आपको बहुत से एरिया में आप देखिएगा कि बहुत सारी कंपनी आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब बिहार में ही देख लीजिए, पूर्वी यूपी में आप देख लीजिए, बहुत सारे आपको कंपनी देखने को नहीं मिलेंगे। तो अब क्या, यहाँ पे बेरोजगारी का समस्या बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ, बस यही कारण है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, अब खुद बता सकते हैं, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा कि क्या होगा, तो बढ़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि गरीबी रेखा निकालने के लिए कौन सा तरीका उपयोग में नहीं लाया जाता है, ठीक है। अब देखिएगा हमें गरीबी निकालना है, ठीक है, तो गरीबी निकालना है, तो गरीबी निकालने के लिए आप ऑप्शन पर अब नजर दौड़ाते हैं तो देखते हैं, तो पर कैपिटा इनकम, चलिए तो हो सकता है भाई कैलोरी, ये तो सबसे पहले बात है कि अगर 2100 कैलोरी अगर शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी अगर शहरी क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति अगर नहीं ले रहा है, तो समझिए कि वो गरीब है। और देहात में यानी गांव में अगर 2400 कैलोरी कोई भी व्यक्ति जो है अगर भोजन नहीं कर रहा है, तो समझिए कि वो उसको गरीब माना जाता है, ठीक है। ये तो बिल्कुल होना चाहिए, ये तो होगा, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। अब ये HCR क्या होता है, तो HCR कहने का मतलब क्या होता है कि हेड काउंसिल रेशियो, यानी पूरा का रेशियो की बात किया जा रहा है। अब यहाँ पे साक्षरता की अगर हम बात करते हैं, क्या गरीबी और साक्षरता से कुछ लेना देना आपको है, क्या साक्षरता, अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति पढ़ लिया है और तो क्या वो गरीब नहीं हो सकता है, या वो गरीब नहीं है, पढ़ा लिखा व्यक्ति गरीब नहीं है, तो ये कि नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बात है। तो साक्षरता और गरीबी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। तो यही होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है। देखिएगा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की अगर हम बात करते हैं, तो जब राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे, तो राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे कब की बात कर रहे हैं, तो 1986 की बात कर रहे हैं, क्योंकि 84 ईस्वी में 1984 ईस्वी में किनका मृत्यु हो गया था, हत्या कर दिया गया था, तो कहिए कि इंदिरा गांधी का हत्या कर दिया गया था। अब जब इंदिरा गांधी का हत्या कर दिया गया था, तो फिर उसके बाद प्रधानमंत्री कौन बने थे, तो बने थे राजीव गांधी। और
राजीव गांधी 1986 में क्या करते हैं कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का शुरुआत करते हैं। अब ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में क्या किया गया था कि ये शिक्षा जो होता ना है, कौन सा शिक्षा, तो प्राथमिक शिक्षा, ये प्राथमिक शिक्षा को डेवलप करने की बात किए थे। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आपके सामने दिखाई पड़ रहा होगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पे। आगे क्या बोला गया है कि निर्मल ग्राम योजना का उद्देश्य है। देखिएगा, अब बहुत सारी योजनाएं हैं, सभी योजना को आप याद करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि और भी सब्जेक्ट सब लोगों को पढ़ना रहता है। तो आप इसे देख भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ऐसे तो लेकिन अगर बात करते हैं तो निर्मल ग्राम योजना का जो संबंध है ये स्वच्छता से। जैसे में आपको क्या होता है कि गांव में जो बहुत से लोग जो अभी भी हैं, अभी भी जिसमें अब तो कम हो गया है, जो खुले में शौच करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सरकार ने आपको क्या कर दी है, पैसे देने के काम किया है। क्यों ऐसा, यानी शौच के लिए स्वच्छता अभियान चला रही है, मतलब कि जो व्यक्ति जो शौच बाहर में करते हैं वो बाहर ना करे। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है, तो स्वच्छता से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर आपको 1 देखने को मिलेगा। आगे क्या बोला गया है कि दीर्घकालीन कृषि ऋण। अब देखिएगा, दीर्घकालीन मतलब समझते हैं ना, लंबे समय के लिए। अब लंबे समय के लिए कृषि ऋण, हमको क्या चाहिए, कृषि करने के लिए ऋण चाहिए। तब हम किस बैंक के पास में जाएंगे, आप मान लीजिए कि आप बहुत सारे बीघा खेत कर रहे हैं। ठीक है, आपको ऋण चाहिए, लोन चाहिए, तो लोन चाहिए तो आप कहाँ पे जाइएगा, कौन से बैंक में जाइएगा, क्योंकि आपको लंबा समय के लिए लेना है। तो क्या आप यहाँ पे जाना चाहिएगा, क्या यहाँ देखिएगा, अब हम यहाँ पे बता देते हैं, कोऑपरेटिव बैंक जितने भी होते हैं ना, कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, तो कोऑपरेटिव बैंक जैसे में क्या कहते हैं ना कि आपको नॉर्मल जिस इस तरह के ऋण भी होते हैं और इस तरह के एग्रीकल्चर ऋण, ये दोनों देने का काम करते हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए भी देने, शॉर्ट टर्म के लिए देने का काम करता है। लेकिन अगर इसकी हम बात करते हैं भूमि विकास बैंक की, जिसकी स्थापना कब होती है, 1919 ईस्वी में, तो ये जानते हैं क्या काम करती है, ये कहती है ना कि हम आपको ऋण देंगे, किससे संबंधित, तो एग्रीकल्चर ऋण हम आपको देंगे, एग्रीकल्चर लोन हम देंगे। ठीक है, लोन देंगे, तो उसके लिए आपको लंबे समय तक दे सकते हैं, यानी लंबे समय तक आप क्या कीजिए कि ऋण चुका सकते हैं, यानी एकदम छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट में बांध दिया जाएगा, यानी आप 3 साल 4 साल के बाद भी ऋण चुका सकते हैं। ठीक है, तो यही एक बैंक है, एक मात्र बैंक है, कौन है, तो भूमि विकास बैंक है, जो एग्रीकल्चर के लिए लोन प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, इसका स्थापना कब होता है, तो 1919 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं अगले पे। आगे क्या बोला गया है, सो देखिएगा कि खाद्यान्नों के समर्थन मूल्य की संस्तुति देता है। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, खाद्यान्नों यानी समर्थन मूल्य, समझ रहे हैं, एमएसपी, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस की बात करें, जो काफी चर्चा में रहता है। ठीक है, कुछ दिन पहले ही आंदोलन चल रहा था, पंजाब के किसान आंदोलन कर रहे थे। ये एमएसपी क्या होता है, पहले एमएसपी के माजरा को समझिए। देखिएगा, ये एमएसपी की शुरुआत किया गया था 1964 में। तो पहले हम देखिएगा, इसको कहानी को समझ जाइए पूरी जड़ से, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये एमएसपी क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब जैसे मैं मान करके चलिए कि आपने 4 बीघा आपने गेहूं उपजाया, मान करके चलिए कि आपने 4 बीघा गेहूं उपजाया, किसी कारण बस क्या हुआ कि वो गेहूं आपको नहीं हो पाया, जितना होना चाहिए था नहीं हो पाया, आपदा, किसी प्रकार का प्राकृतिक आपदा आ जाता है। तब सरकार क्या करती है ना उसको, कि जैसे में अब आपके पास जो गेहूं था वो तो हो नहीं पाया, जितना बढ़िया होना चाहिए था वो तो हो नहीं पाया, जितना होना चाहिए था, मतलब कि जो अब आपदा आ गया, तो जो उस तरह के जो जैसे में सुखाड़ आ गया, अब मान लीजिए कि सुखाड़ आ गया, तब सुखाड़ आ गया या बहुत ज्यादा गेहूं का उत्पादन हो गया किसी भी तरीके से, या बहुत ज्यादा गेहूं का उत्पादन हो गया, तब क्या हो सकता है ना कि जब जिसमें बहुत सारा गेहूं का उत्पादन हो गया, तो अब बाजार में क्या हो जाएगा ना कि या तो उसका रेट कम जाएगा, कई भी रीजन हो सकते हैं। ठीक है, या तो हो सकता है कि ये भी हो सकता है कि सुखाड़ आने के क्रम में गेहूं का जो क्वालिटी था वो भी खराब हो गया होगा। ठीक है, बहुत तरह के रीजन हो सकते हैं। तो सरकार उसके लिए क्या काम करती है ना कि एक मिनिमम प्राइस देने का काम करती है। मिनिमम प्राइस, ये मिनिमम प्राइस आखिर देती है तो ये किसी न किसी तो सिफारिश पर देगी, तो कहिए कि हाँ, अब सरकार तो जाकर के घरे घर देखेगी नहीं ना सभी किसान को कि हाँ भैया तुम्हारा गेहूं कैसा है देखते हैं, या हम तुमको गेहूं के लिए कितना हम सपोर्ट प्राइस दे सकते हैं मान करके। अब चलिए, तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा, आप सोच सकते हैं ना कि उसके लिए किसी न किसी तो आयोग का स्थापना किया जाएगा। तो कहिए कि हाँ, स्थापना तो किया जाएगा, तो यही किया जाएगा, किसका स्थापना किया जाएगा, तो यही किया जाएगा कृषि लागत
देखिएगा, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का क्या किया जाएगा, स्थापना किया जाएगा। कब, 1965 में। तो इसका काम क्या है, इसका काम यही है ना कि देखिए ये गेहूं पर, जिसमें किस किस पर आपको एमएसपी दिया जाता है अब बता देते हैं। देखिएगा, गेहूं पर, ठीक है, धान पर, फिर उसके बाद में जो मोटे अनाज है ना उस पर आपको क्या देती है सरकार, एमएसपी देती है। अभी अभी समझाते हैं पूरा। अब ये कहेगी ना कि देखिए भैया, सरकार को कहेगी कि देखिए उस क्षेत्र में जैसे गेहूं का उत्पादन, धान का उत्पादन या किसी भी चीज का जो मोटे जो 3 क्षेत्र में आपको लेकर के दिया है सरकार, जो आपको इतना रुपया, मान लीजिए कि 24 रुपये, आप क्या कीजिए कि उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे दीजिए। मिनिमम सपोर्ट प्राइस अगर मान लीजिए कि 24 रुपये, जैसे में आप मान करके चलिए कि जैसे में इसने गेहूं का उत्पादन किया था, कौन, किसान उत्पादन किया था, ठीक है। अब बहुत ज्यादा गेहूं का उत्पादन इसको हो चुका है, बहुत ज्यादा हो चुका है, ठीक है, मान करके चलिए, या क्वालिटी खराब हो चुका है, गेहूं का क्वालिटी खराब है, मान लीजिए कि अब क्वालिटी खराब है, जो जितना बढ़िया होना चाहिए था नहीं हो पाया है, या वो बहुत ज्यादा हो गया है। तब क्या करेगा कि बाजार में, अब तो हो सकता है कि बहुत ज्यादा गेहूं का उत्पादन हो चुका है या क्वालिटी खराब है, तब इस गेहूं का जो रेट होगा वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, गिर जाएगा। अब मान करके चलिए कि इस गेहूं का कीमत कितने बिक रहा है, 20 रुपए बिक रहा है। या ये भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा गेहूं का उत्पादन हो चुका है, तब भी आपको क्या हो जाएगा, रेट गिर जाएगा, ये भी तो हो सकता है। तब अब खुद सोच करके देखिए कि हमने 4 बीघा का उत्पादन किया था गेहूं का, और 20 रुपए किलो ही हमें गेहूं बिक रहा है, ठीक है। तो हमें बताइए, और हमें जैसे में अब हमें जैसे में अब हमने क्या किया था, बीज बोया था, फिर उसके बाद पटाया था, जिसमें हमको खर्चा भी लगभग 18-19 रुपया लगभग पड़ गया, ठीक है। और गेहूं का जो कीमत है अभी मार्केट में 20 रुपये है, ठीक है। तब 20 रुपये है, तब हमको बताइए कि क्या इसको हमको बेचने से लाभ होगा, तो कहिए कि नहीं भैया, लाभ कैसे होगा। तब वहीं पे अब आएगी कौन, यही आएगी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कृषि लागत और मूल्य आयोग आएगी, हमसे पूछेगी, क्या पूछेगी कि अच्छा ये बताइए कि आपने उत्पादन किया था, जैसे में एक एस्टिमेट निकाल लेती है, किसी हर व्यक्ति से पूछने नहीं जाती है, एक एस्टिमेट निकाल लेती है कि हाँ इसको उत्पादन करने में इतना रुपया लगा होगा, इतना मजदूरी, लेबर खर्च, सब कुछ जोड़ जाड़ करके क्या कर लेती है, एक निकाल लेती है। और निकालने के बाद में यह तय करती है कि चलो हम आपको मिनिमम सपोर्ट, यानी हम सपोर्ट कर रहे हैं कि आपको हानि ना हो, ठीक है ना, हम मिनिमम सपोर्ट कर रहे हैं कि कम से कम आपको 24 रुपये हम दिलवा देंगे। ये हुआ, कौन सपोर्ट सिफारिश कर रहा है, किसान को, यानी हमको कौन कर रहा है, ये कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कह रहा है कि हम आपको कितना, 24 रुपये तक दिला देंगे। तो ये किससे कहेगा, ये सरकार से कहेगा कि भैया जो एमएसपी है ना 24 रुपये कर दीजिए। अब सरकार मान भी सकती है, नहीं भी मान सकती है। अब समझ में आया माजरा क्या है, सो क्यों एमएसपी के लिए किसान इतना हल्ला कर रहे थे, क्या एमएसपी है नहीं है, अब समझ में आ गया। कोई दिक्कत, डाटा क्लियर हो गया पूरी तरह से। तो कौन सिफारिश करता है, तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। इसका स्थापना कब होता है, 1965 ईस्वी में। क्यों, क्योंकि एमएसपी स्टार्ट कब किया गया था, 1964 ईस्वी में। और जब एमएसपी स्टार्ट किया जाएगा तो एमएसपी के सिफारिश के लिए कोई ना कोई तो आयोग होना चाहिए, सरकार तो घरे घरे जाकर करेगी नहीं, तो उसके लिए कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का स्थापना कब किया जाता है, 1965 में। अब मामला क्लियर हो गया, तब समझ में आ गया ना पूरा। अब देखते हैं आंसर पर चलते हैं। खाद्यान्नों के समर्थन मूल्य की संस्तुति यानी सिफारिश कौन देता है, अब समझ में आ गया, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कोई दिक्कत है नहीं, आगे बढ़ते हैं। इसकी स्थापना कब होती है, तो कहिए कि 1965। अब एमएसपी का स्टार्ट कब होता है, एमएसपी स्टार्ट होता है 1964 ईस्वी में। समझ में आ रहा है, 1964 ईस्वी में एमएसपी स्टार्ट किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है ना कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली, यानी सभी को बांटने की सिस्टम की बात बोला जा रहा है, ठीक है। तो सभी को हम जब बांटेंगे, सभी को सार्वजनिक वितरण प्रणाली। अब हम ऑप्शन पर चलते हैं। गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध करवाना, बिल्कुल सही बात है। जमाखोरी और कालाबाजारी रोकना, अरे भैया सही बात तो है, सभी को हम बांटेंगे। जमाखोरी कर करके लोग क्या करता है, रेट बढ़ा देता है। जैसे में आप देखते होंगे कि बार बार कोई प्याज को जमा कर लेता है, टमाटर को जमा कर लेता है, और मार्केट में जैसे ही उसका दाम बढ़ता है फिर उसके बाद में धीरे धीरे रिलीज करता है। तो बिल्कुल ये भी सही है, इसको रोकना है। अब व्यापारियों द्वारा आर्थिक मूल्य लिए जाने से रोकना है। अधिक मूल्य, यानी व्यापारी भी क्या करते हैं, अधिक मूल्य लेते हैं, उसको भी रोकना है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं।
देखिए क्या बोला गया है कि भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते निर्धारित करने का आधार क्या है। अब देखिएगा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कर्मचारी आप बनिएगा ना, जब सरकारी ऑफिसर बनिएगा ना, तब आपको महंगाई भत्ता मिलेगा। ये महंगाई भत्ता क्या होता है, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, डीए। अब ये डीए का पूरा नाम क्या होता है, डियरनेस अलायंस होता है। ठीक है, डियरनेस अलायंस जो होता है, ये इसको महंगाई भत्ता बोलते हैं। हर सरकारी नौकरी वाले व्यक्ति को ये दिया जाता है, सिंपल बात है। अब ये कब दिया जाता है, ठीक है, जब महंगाई बढ़ेगा, जिसमें अभी क्या पेट्रोल का दाम बढ़ गया, चावल का दाम बढ़ गया, तो सरकारी नौकरी जो व्यक्ति कर रहा है उसको इफेक्ट नहीं पड़ता है। जो आम व्यक्ति है ना, महंगाई की मार उसे झेलनी पड़ती है, क्योंकि जैसे महंगाई बढ़ता है, जो सरकारी कर्मचारी है उसको तो महंगाई भत्ता मिल ही जाता है, पेमेंट में तो उसको जुड़ ही जाता है। जितने भी सरकारी कर्मचारी आपको देखने को मिलेंगे, महंगाई उसको इफेक्ट नहीं करती है, ऐसा नहीं है कि सबके सब मिल जाता है, करती है, उसको भी करती है, लेकिन कुछ उसको डियरनेस अलायंस जो उसको होता है वो मिल जाता है, यानी महंगाई भत्ता मिल जाता है। कैसे मिलता है, अब ये बताइएगा कि कैसे मिलता है। मान करके चलिए कि 2023 में, यानी पिछला साल, कीमत कितना था, चावल की कीमत 20 रुपए केजी था। अभी तो 20 रुपए नहीं है, चलिए 40 रुपए केजी हम मान करके चलते हैं, 40 रुपए केजी था। ठीक है, और आज 2024 में ये कीमत कितना हो गया, 2024 में ये कीमत है, मान करके चलिए कि 50 रुपए किलो है। ठीक है, 2024 में ये कीमत कितना है, 50 रुपए किलो। तो क्या 10 रुपए इसको महंगाई भत्ता बढ़ा देगा? आपका ये क्या कहिए कि 10 रुपए इसको महंगाई भत्ता बढ़ा देगा? नहीं, ऐसे महंगाई भत्ता नहीं बढ़ता है। 10 रुपए महंगाई भत्ता सरकार बढ़ा करके दे देगी कि देखो भैया, पिछला साल तुमको 40 रुपए था, इस बार 50 रुपए दाम हो गया है, 10 रुपए तुमको हम जोड़ देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करती है वो, कुछ ना कुछ वो एस्टिमेट लेकर के चलती है। अब देखिएगा क्या करती है, जैसे में सरकार जो है ना, एक बेस ईयर बना करके रखी है, यानी सीपीआई का कंज्यूमर प्राइस जो इंडेक्स है, जो हाँ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है, उसका एक बेस ईयर तैयार करके रखी हुई है। कैसा बेस ईयर, अभी समझाते हैं। इस सीपीआई का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का बेस ईयर 2012 है। अब तुलना इससे करती है, किससे, जैसे में आप मान करके चलिए कि 2024 में अभी चावल की कीमत 50 रुपये है। अब ये तय करेगी कि 2012 में इस चावल की कीमत कितना था। 2000 आप देखिएगा, 2023 में, 2020 में, 2019 में, 2016 में कितना बढ़ा, उससे हमको मतलब नहीं, चाहे 100 रुपया का है नहीं बढ़ जाए, ठीक है, उससे मतलब नहीं है। 2012 में कितना था, अगर देखा कि 2012 में इसकी कीमत 40 रुपए किलो था, 40 रुपये नहीं, अब इसको हम और कम करते हैं, 30 रुपए किलो लेकर के चलते हैं। ठीक है, अगर मान करके चलिए कि 2012 में चावल की कीमत 30 रुपए केजी था, और आज 2024 में चावल की कीमत कितने हैं, 50 रुपये है, तो इस हिसाब से आपको डीए बढ़ेगा। समझ गए, महंगाई भत्ता इस हिसाब से बढ़ेगा। अब कौन दिक्कत है, नहीं। यानी अब मान करके चलिए कि 2015 में आपको 100 रुपए किलो मिल रहा था, ठीक है, तो उसके हिसाब से वो नहीं देगा। एक बेस ईयर है 2012 के हिसाब से देखेगा कि उस साल में चावल का रेट कितना था और आज कितना है, उस हिसाब से आपको महंगाई भत्ता बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर तो आपको मिल गया होगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 समझ में आ गया, यानी सीपीआई पर आपको मिलता है। चलिए आगे क्या बोला गया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा की अगर बात करते हैं, तो ये कंफ्यूज नहीं करना है। खाद्य सुरक्षा की अगर हम बात करते हैं तो ये किया गया था 2013 में। और उपभोक्ता की अगर बात करते हैं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की अगर हम बात करते हैं, तो ये हुआ था 1986 में। कंफ्यूज नहीं करना है, इसीलिए हमने दोनों को एक जगह पे लिख दिया। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या बोला गया है कि भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है। अभी हमने चर्चा किया कुछ देर पहले। देखिएगा, जब आप समझते चलिएगा नहीं, तो देखिए, अगर किन्हीं को लग रहा होगा कि थोड़ा स्लो पढ़ा रहे हैं, देखिएगा भाई, हम समझा करके पूरी तरह से चल रहे हैं, ताकि आपको हम फॉर्मेलिटी नहीं निभा रहे हैं। ठीक है, इसका ये होगा जी, आगे बढ़ो, आप 1000 क्वेश्चन बना लीजिएगा, वैसे संतुष्टि केवल होगा कि 1000 क्वेश्चन बना रही हैं, लेकिन आगे जाते ही के साथ आपने टून फीस हो जाइएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर लग रहा होगा तो बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, अब देखिएगा क्या बोला गया कि भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान, अभी हमने देखा प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, तो किसका है सबसे ज्यादा, 55% के आसपास में आपको टर्शियरी सेक्टर को देखने को मिल रहा है। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर की बात बोल रहे हैं तो 28% के आसपास में इसको देखने को मिल रहा है, इसको 18% के आसपास में देखने को मिल रहा है। समझ में आ गया। चलिए, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो तृतीय क्षेत्र।
आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा किससे संबंधित है। देखिएगा गरीबी का दुष्चक्र की बात बताते हैं। जैसे में गरीबी का, ये इस चीज को समझिएगा, हम समझा देते हैं यहाँ पे। गरीबी का दुष्चक्र का कहने का मतलब क्या होना था कि जो गरीबी के दुष्चक्र में, जो गरीबी क्या है, एक तरह सा दुष्चक्र है, ठीक है। उसमें जो भी व्यक्ति फंसता है ना, उससे निकलना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, जब तक कि उसको बाहर से कोई आपको क्या करे, धक्का ना दे। ये कहते हैं, कौन व्यक्ति कहते हैं, नकरसे कहते हैं। यानी गरीबी जो है, गरीबी का कारण है। इनका कहने का अर्थ क्या है कि गरीबी जो है ये गरीबी का कारण है। नहीं समझ में आ रहा होगा, एक दो बार आप खुद से कोशिश कीजिएगा इसको कि कहना क्या चाहते हैं नकर से। ये कहते हैं कि गरीबी जो आप है ना, वो गरीबी के कारण ही है, क्योंकि गरीबी है, आप गरीब के कारण बहुत से चीज नहीं कर पा रहे हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि गरीब हैं। बहुत से, कुछ लोग बोलेंगे यार क्या बात बोल रहे हो भाई, एक बार आप कोशिश कीजिएगा इसके बारे में और डिटेल्स अध्ययन करने के लिए, ठीक है। तो ये व्यक्ति नकरसे क्या कहते हैं कि गरीबी के दुष्चक्र में जो फंस जाता ना है, काफी मुश्किल होता है उसे बाहर निकलना, ठीक है, जब तक कि कोई बाहरी व्यक्ति उसे धक्का ना दे, ठीक है। चलिए यहां तक तो समझ में आ गया, गरीबी के दुष्चक्र भी तो पता चल गया। ये व्यक्ति कौन दिए, कौन दिए थे इस तरह के अवधारणा को, तो इस तरह के अवधारणा आपको कौन दिए थे, तो नकरसे जो व्यक्ति हैं वही क्या किए थे कि गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा यही व्यक्ति दिए थे, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में एकदम आराम से पूछे जाते हैं, ठीक है, बहुत से एग्जाम में। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। आगे क्या बोला गया है कि भारत के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में किस आधार व्यवस्था नहीं, सॉरी पहले इसको छोटा कर लेते हैं, उसके बाद पूरा ऑप्शन को देख लेते हैं। चलिए पूरा ऑप्शन को हमने देख लिया, थोड़ा बड़ा है। चलिए अब यहाँ पे तो हो गया। अब देखिए क्या बोला गया है कि गरीबी के, सॉरी कहाँ पे, एक मिनट। चलिए यही क्वेश्चन है ना, चलिए क्या बोला गया कि भारत के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, तो अभी हमने बताया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो 1986 में। एक अलग क्वेश्चन ये तैयार हो गया, ये पूछे जाते हैं। अब यहाँ स्टेटमेंट में दे दिया है, तो इसीलिए प्रीवियस क्वेश्चन पर कमांड कीजिएगा। बोला क्या गया है कि कई प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं के लिए उपगम्य प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य। देखिएगा जी, बिल्कुल जैसे में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत में क्या किया गया था कि जैसे में अब ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति इतना ज्यादा दाम बढ़ा दे या इतना ज्यादा लिख दे कि हम इतना से ज्यादा देंगे, ये सभी के लिए आपको संरक्षण किया गया। नाम में है उपभोक्ता का संरक्षण, ठीक है ना, यानी हम जो किसी चीज को खरीद रहे हैं, हमको संरक्षण की बात किया जा रहा है, तो ये भी तो है, बिल्कुल है, हमें नहीं पूछा गया है, ठीक है। चलिए दूसरा क्या बोला गया, उपभोक्ता शिक्षा। अब कई व्यक्ति ना इसको उपभोक्ता शिक्षा का देखेंगे कि शिक्षा, ये शिक्षा से क्या लेना देना है, यही नहीं होगा, इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए उपभोक्ता शिक्षा का कहने का मतलब क्या है, जैसे में हम कोई चीज, हम या आप कोई भी चीज खरीद रहे हैं, उसके बारे में जानकारी नहीं है, ठीक है, तो हमें उसके बारे में जानने का अधिकार है, यानी शिक्षा लेने का अधिकार है कि बताओ भैया ये क्या है, ये कैसे होता है, ये क्या सॉरी इसका प्रोडक्ट में क्या क्या तुमने इस्तेमाल किया है, नहीं किया है। जब भी आप देखते होंगे तो पीछे आपको पूरा डेटा आपको लिखा हुआ रहता है कि इसमें किस चीज का इस्तेमाल किया गया है, नहीं किया गया है, आपको सब कुछ बताया हुआ रहता है। तो आपको किसके तहत में मिल रहा है, यही उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत में मिल रहा है। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत में हमें जानने का अधिकार है, शिक्षा हमको उससे प्राप्त करने का अधिकार है, बताने का, पूछने का अधिकार है, बिल्कुल है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 भी बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे क्या बोला गया है कि ऐसी वस्तुओं और सेवाओं से संरक्षण जो जीवन तथा संपत्ति के लिए संकटमय हो। बिल्कुल, अब ऐसा थोड़ी नहीं है भैया कि हमने फ्लिपकार्ट से कोई चीज मंगवाया और जहर दे दिया, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा हो जाएगा तो उसके ऊपर समझ गए ना, वो कंपनी जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो ये भी, जैसे में आपने कोई दुकान से लिया, मान लिया कि दूध लिया और वो आपको जहर मिला करके दे देगा, ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा कर दिया तो वो व्यक्ति जाएगा, हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको संरक्षण दिया गया है इस चीज के लिए। अब क्या बोला गया है कि समाज के कमजोर वर्गों के लिए वस्तुओं और सेवाओं की दरों में छूट। हम उपभोक्ता संरक्षण की बात कर रहे हैं, यानी खाने पीने वाला चीज या कोई भी चीज खरीदते हैं तो उसको संरक्षण की बातें करने के बाद बोला जा रहा है, तो ये दरों पर छूट की बात कहां से आ जाएगा? इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर तो आपको मिल गया होगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले पे।
क्या बोला गया है कि छिपी बेरोजगारी से तात्पर्य है, छिपी बेरोजगारी समझते हैं, जैसे में आज खेती में क्या हो रहा है, काम है 2 गो का, ठीक है ना, लेकिन लगल है पूरा सब 8 गो, उसको बोलते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। जैसे में आप गेहूं मान ले कि कृषि में इस समान चीज आपको ज्यादा देखने को मिलेगा कि जैसे में एक व्यक्ति उस काम को कर सकता है, जैसे में हल जोतना है या 2 व्यक्ति मिलकर के काम कर सकता है, लेकिन उसमें पूरा बाले बच्चे लगे हुए रहते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। यानी 2 व्यक्ति उस काम को कर सकता था, लेकिन परिवार के लोग अब ऐसे ही जैसे में उन अब बैठे हुए हैं, तो अब जैसे में अब 5 गो बेटा बैठे हुए हैं तो सब बेटा के लगा दिया कि चल ले बेटा अपना खेत में, ठीक है, तो इसको बोलते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। 2 व्यक्ति काम कर सकता था लेकिन 5 गो के और लगा दिया गया है, तो इसको बोलते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। यानी इसको पास कला था कुछ करने का और भी कुछ करने का, लेकिन ये नहीं कर पा रहा है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, छिपी हुई बेरोजगारी। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिएगा तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे 4 देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि भारत की कौन सी निर्यात नीति ने ऋणात्मक सूची के अलावा सभी मदों की स्वतंत्रता आयात की अनुमति दी। एक बार फिर से देखिएगा, को बोला क्या जा रहा है कि भारत की कौन सी निर्यात नीति ने ऋणात्मक सूची के अलावा सभी मदों के स्वतंत्र आयात की अनुमति दी। तो ये जो है इसको तो आपको याद करने वाला चीज है, तो इसमें समझाने की क्या बात है, ये है जो ऑप्शन नंबर आपको क्या मिलेगा 4, यानी 2015 से 20 वाला जो नीति था उसमें बताया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र, ये एक होता है माइक्रो इकोनॉमी, एक होता है मैक्रो इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमी में क्या होता है ना कि जैसे में छोटे छोटे चीज को, जैसे में आप किसी व्यक्ति का प्रति व्यक्ति आय निकालना है, तो यानी जिन छोटे छोटे चीज। अब मैक्रो में क्या होता है, जैसे में आप देश के इकोनॉमी यानी राष्ट्रीय आय निकाल रहे हैं, तो ये आपको मैक्रो इकोनॉमी, यानी मैक्रो इकोनॉमी में आपको देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी देने की बात करता है। और माइक्रो में किसी खास व्यक्ति, यानी नाम है छोटा, माइक्रो, एक होता है मैक्रो, ठीक है। माइक्रो और मैक्रो को समझिएगा, तो यहाँ पे यही है माइक्रो यानी व्यष्टि, और एक होता है समष्टि, ठीक है। तो व्यष्टि और समष्टि में समझ रहे हैं ना, ये है माइक्रो। तो मैक्रो में क्या, यानी किसी खास व्यक्ति के लिए, तो पर कैपिटा इनकम यानी एक व्यक्ति के लिए निकाला जाता है। लेकिन अगर हम जीडीपी निकाल रहे हैं, तो जीडीपी निकालते हैं तो क्या एक व्यक्ति के लिए जीडीपी निकालते हैं, तो लेकिन नहीं, एक व्यक्ति के लिए थोड़ा नहीं निकालते हैं, वो तो एक देश के लिए निकाला जाता है, ठीक है, राज्य के लिए निकाला जाता है, यानी बड़े बड़े क्षेत्रों के लिए निकाला जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र किससे संबंधित होगा, तो अब ऑप्शन पे देखते हैं, समझ में आ जाएगा, व्यक्तियों के आर्थिक एजेंडों के व्यवहार से। ये पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है, लेकिन ये बुक में आंसर गलत दिया गया है, ठीक है, इस बुक में हमने देखा था तो इसका आंसर गलत दिया गया है, तो इसका फिर उसके बाद में ऐसा नहीं है कि हम खुद बता रहे हैं, फिर उसके बाद में सर्च किया था, ठीक है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको 1 देखने को मिलेगा, क्योंकि आप खुद सोच करके देखिए कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था में आपको पता है क्या देखने को मिलेगा, यानी पूरी देश की इकोनॉमी की बात किया जा रहा है, तो मैक्रो में आ जाता है, माइक्रो में थोड़ा नहीं वो आएगा, मैक्रो में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्या बोला गया है कि भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी। सॉरी, अब देखिएगा क्या बोला गया है कि भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता मतलब कि समझ में नहीं आया, अभी समझाते हैं। जैसे मैं मान करके चलिए कि आपने कोई कंपनी खोला हुआ है ए, ठीक है, ए कोई कंपनी खोले हुए हैं इंडिया में, और आपको अमेरिका में जाना है, अमेरिका में आपने कोई कंपनी खोल रहे हैं बी, और यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो आपको पैसा की तो आवश्यकता होगा ना जी, तो ये कि हाँ बिल्कुल आवश्यकता होगा, आपको पूरा पैसा यहाँ पे है, तो आपको यहाँ पे पैसा आवश्यकता होगा, तो सरकार जो होगी आपको अमेरिका में पूरा पैसा प्रोवाइड करवाने का काम कर देगी, ठीक है, यानी इंडियन गवर्नमेंट आपको जितना पैसा अमेरिका में चाहिए वो सभी प्रोवाइड कर देगी, क्योंकि इंडिया में तो आपको पैसा है, ठीक है ना, तो उसी आधार पर आपको वहां प्रोवाइड करवा देगी। तो इसके लिए एक समिति का गठन किया गया था 1997 में, वो समिति का कौन था, वो तारापोर समिति का गठन किया गया था, और इसी के सिफारिश पर क्या किया गया था, इसे लागू किया गया था, ठीक है। तो परिवर्तनीयता पूंजी खाते जो है कौन सी समिति संबंधित है, तो ये तारपोरा समिति, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से होने वाला, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है भारत में, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई सुनते ना, कि अभी भारत एफडीआई के लिए क्यों तरसता है, पैसा नहीं है ना, इन दूसरे लोग आइए हमारे देश में इन्वेस्ट कीजिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यही होता है ना, कौन से हमारे देश में व्यक्ति आ रहा है सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए, हम लोग छाने हुए हैं कि भैया तुम आओ हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करो, तुम आओ इन्वेस्टमेंट करे, का है पैसा नहीं है,
इंडिया के पास में पैसे नहीं है, ताकि दूसरा देश को हम लोग बुलाते हैं कि आओ हमारे यहाँ इन्वेस्ट करो, पैसा इन्वेस्ट करो। समझ में आ गया? चलिए, अब क्या बोला गया है कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से होने वाले प्रवाह को शामिल किया जाता है। तो जो वहां से जो पैसा आया है तो उसको कहाँ पे रखा जाता है? तो उसको रखा जाता है जो पूंजी खाता है ना, पूंजी खाते की जमा राशि में। ठीक है, पूंजी खाते की जमा राशि में। तो अब देखिए कहाँ पे रखा है, चालू खाते की जमा मद में? बिल्कुल नहीं। चालू खाते की नाम मद में? नहीं। पूंजी खाते की जमा मद में? यस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपको 3 देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो यहीं तक था। आपको अब मेरा मेहनत पसंद आया होगा तो थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि काफी ज्यादा छोटा है, और लगभग 2 तारीख तक हम ये पूरी तरह से पेन आ जाएगा, तो पूरी तरह से आपको राइटिंग क्लियर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सपोर्ट दिखाइएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगता हो। समझ में नहीं भी आता होगा तब बताइएगा कि हाँ कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, हम वहाँ पे तुरंत सुधार कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो, क्योंकि चैनल काफी ज्यादा छोटा है, जितना इनपुट देते हैं उतना आउटपुट नहीं मिल पाता। तो उम्मीद है, चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और खुद का ख्याल रखिए और उनका भी ख्याल रखिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।